हाय हेलो और आप सभी का बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में विश्वास पांच में मैं दिशा कार्या आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 12 जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वैसे तो लास्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज है तो चैप्टर नंबर 12 देखकर आपको ऐसा लगा रहेगा ये सिलेबस खत्म। ठीक है, यस सिलेबस खत्म हो रहा है बट पढ़ाकर, क्या आपका पढ़कर हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इतना एक्साइटमेंट जरूरी नहीं है। बट ये जो चैप्टर है बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है, एकदम छोटा और ईजी चैप्टर है। इसका मतलब है स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में दो ऐसे क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे ब्रीफ हो, चाहे केस स्टडी हो। तो ये कौन से दो क्वेश्चन है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कैसे तरीके से आ सकते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर हम जरूर बताएंगे। तो लेक्चर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हो सकता है लेक्चर के बाद अलग से इसको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर के साथ। लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखिए बहुत ही इजी चीज है। मैं यहाँ पे जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करती हूँ, जाहिर सी बात है कि दो शब्दों से बना है। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, कंज्यूमर जो उसका फर्स्ट वर्ड है एंड सेकेंड वर्ड क्या है तो उसकी प्रोटेक्शन। राइट, प्रोटेक्शन मतलब बचाव। तो हमें किसका बचाव करना है, कंज्यूमर्स का बचाव करना है। कौन होते हैं कंज्यूमर? ऐसे व्यक्ति जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करते हैं, चाहे सेल्फ कंजम्पशन के लिए या चाहे उसको बेचने के लिए। कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो आज आपने एक चिप्स का पैकेट लिया तो आप एक कंज्यूमर हो। क्यों आपने चिप्स का पैकेट लिया? खाने के लिए। मान के चलो आप एक रिटेलर हो, आपने होलसेलर से बल्क में चिप्स के पैकेट खरीदे किसी और को बेचने के लिए, कंज्यूमर्स को बेचने के लिए, तो भी आप इन द आइज ऑफ लॉ एक कंज्यूमर हो क्योंकि आपने वो चीज को खरीदा है। राइट, तो यहां पे कंज्यूमर के बचाव की बात करें, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की बात करें तो ये क्या बचाव है, क्या प्रोटेक्शन है, कौन कंज्यूमर्स के पीछे पड़ा है? देखिए वैसे तो कहते हैं कंज्यूमर्स आर द किंग पिन ऑफ द मार्केट, मतलब कंज्यूमर्स जो है मार्केट के राजा है और मार्केट उन्हीं के मुताबिक चलती है। उनको जो चाहिए वो लाके दो, उनको जो चाहिए वैसा बनाकर दो। ठीक है, बट आज के तारीख में भी, आज 20th सेंचुरी में भी यही कंज्यूमर्स जिनको किंग पिन ऑफ द मार्केट माना जाता है, इनके साथ बहुत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एक्सप्लॉयटेशन आज भी किया जा रहा है। दूध में पानी मिला देना, क्या है ये? हम कहते हैं अरे यार ये तो कमाने की कोशिश कर रहा है, बट इन द आइज ऑफ लॉ ये अडल्ट्रेशन है, कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि आप तो पैसा पूरे दूध का दे रहे हो ना, अब उसमें वो पानी मिलाकर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है जबकि आपने पैसा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट का दिया। ये गलत है, ये गलत है। कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन है, उनके साथ चीट किया जा रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया जा रहा है जो कि सही नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम चीज को खरीदते हैं, चीज खराब निकलती है, हम सोचते हैं छोड़ यार इसके पास से दोबारा कभी नहीं खरीदेंगे। ऐसा क्यों? आपका नुकसान हुआ ना, तो नुकसान की भरपाई करने की जवाबदारी किसकी है? सेलर की है। राइट, ये भी कंज्यूमर के खिलाफ एक दिक्कत है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन है, कंज्यूमर के साथ चीट किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बार ऐसे होता है कि 10 रुपए की चीज के लिए हमसे 12 रुपए लिए जाते हैं, ये कहकर कि 2 रुपया कूलिंग चार्ज है या 2 रुपया सर्विस चार्ज है। क्या उसमें मेंशन्ड है? अरे कायदे के मुताबिक एमआरपी के ऊपर 1 पैसा भी कोई ज्यादा नहीं ले सकता है। ये भी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन है। ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि हम जो कंज्यूमर्स होते हैं वी हैव इग्नोरेंस, हम अनअवेयर है कि क्या एक्सप्लॉयटेशन है, क्या गलत है और क्या सही है, और अगर पता भी है तो उसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठाते। तो इस चैप्टर में यही चीजें आप सीखोगे कि क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन चाहिए, एज अ कंज्यूमर क्या राइट्स है, कब जो चीजें आपके साथ होती है वो एक्सप्लॉयटेशन है, कायदे के मुताबिक गलत है और आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, और कहाँ, मतलब मुझे आवाज उठानी, कंप्लेन करनी भी है सेलर की तो कहाँ कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस चैप्टर में आप सीखोगे। तो कहने का मतलब ये था कि चैप्टर एग्जाम में तो आएगा बट एग्जाम से ज्यादा ये चैप्टर आपकी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि आप भी कंज्यूमर्स हो, हम भी कंज्यूमर्स हैं और अपने हक को, अपने राइट को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं विद द टेक्सचुअल मीनिंग, जिसमें ये कहा गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब क्या? प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के फायदे को, कंज्यूमर्स के बेनिफिट को, कंज्यूमर्स के हक को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और ये प्रोटेक्शन एज पर लॉ दी गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाकर कि भाई कंज्यूमर जो है वो चीजें खरीदता है, गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करता है, उसके लिए पे करता है, तो कंज्यूमर्स को उसके पूरे बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जो प्रॉमिस बेनिफिट्स है वो मिलने चाहिए, और अगर ये नहीं मिलते, उनके साथ कुछ गलत होता है तो उनके पास एक ऐसा रास्ता है जिससे वो उनके खिलाफ, मतलब जो सेलर्स है, बिजनेसेस है, उनके खिलाफ एक्शन जरूर ले सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर कि क्यों ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मार्केट में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, चीटिंग नहीं होती, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, ठीक है। बट आज भी ऐसी दिक्कतें आ रही है, आज भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्ट लाई गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम दो नजरिए से देखेंगे। बेटा, जब भी ट्रेड होता है, ठीक है, जब भी मैं यहाँ पे ट्रेड की बात करती हूँ तो ट्रेड में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक होता है आपका बायर और दूसरा बेटा आपका होता है सेलर, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है दोनों पार्टीज के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बायर हो जो गुड्स परचेस करे, कंज्यूमर हो जो गुड्स परचेस करे, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट बिजनेसेस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि जो इसको खरीदते हैं, जो कंज्यूमर्स है, उनके लिए ये एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे कहता है कि कंज्यूमर इग्नोरेंस। अब देखिए, यहां पे मैं कंज्यूमर इग्नोरेंस की बात करती हूँ। कौन होता है एक इग्नोरेंट कंज्यूमर, ठीक है। ऐसे कंज्यूमर जो यहाँ पे क्या होते हैं, तो अनइन्फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। अनइन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स कौन होते हैं? अनइन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स, तो जिनको अपने राइट्स, अपने बेनिफिट्स, अपने हक के बारे में नहीं पता, ठीक है। आज आपके पास राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सीक रिड्रेसल, बहुत सारे राइट्स है जो एज पर एक्ट आपको दिए गए हैं। बहुत सारे कंज्यूमर फोरम्स है जहां पे जाके आप कंप्लेंट्स रेज कर सकते हो, बट आप ये तब करोगे जब आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। हमें लगता है कि अरे दूध में मिलावट तो आम बात है, ठीक है, कभी पैकेट जो है उसमें चीजें खराब आ गई, आम बात है, राइट। बट ये आम बात नहीं है, ये गलत है और इसके खिलाफ आप कंप्लेन रेज कर सकते हो और आपको उसका पूरा कंपेंसेशन मिलना चाहिए। बट ये हम तब भी करेंगे जब हमें पता होगा। इंडिया में बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता और इसीलिए ये चैप्टर्स आपके सिलेबस में तक इंक्लूड किए जा रहे हैं कि जो इग्नोरेंट कंज्यूमर्स है उन तक की इंफॉर्मेशन पहुंचाकर उनको भी अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, उनको भी इन चीजों के बारे में इन एक्ट्स के बारे में, राइट्स के बारे में बताया जाए। तो ये जो इग्नोरेंट कंज्यूमर्स है भाई, हमें उनको जगाना है, उनको हमें ये चीजें बतानी है और इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। अब यहाँ पे मैं इंडिया की बात करूं तो बच्चे, इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से इंडिया का बहुत सारा जो पॉपुलेशन है अनऑर्गेनाइज है। कुछ अर्बन एरियाज में है, कुछ रूरल एरियाज में है, कुछ सेमी अर्बन एरियाज में है, कुछ लिटरेट है, कुछ इलिटरेट है। तो ये जो अनऑर्गेनाइज पॉपुलेशन है, ठीक है, कुछ लोग हैं जो लिटरेट है, जो स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, उनको फिर भी ये कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता है, उनको फिर भी ये कायदे कानून के बारे में पता है। पर कुछ लोग हैं जो इलिटरेट पॉपुलेशन है या जिनकी लिटरेसी लेवल लो है, ठीक है, उनको ये चीजें नहीं पता। तो सबको पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है चलो उसके लिए कायदा है, कायदा तो सबके लिए है ना। द लॉ इज फॉर एवरीवन, द लॉ ऑफ लैंड इंडिया में हर एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है। तो कायदा सबको पता होना चाहिए, सभी लोगों तक जाना चाहिए। जो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स है, जिनको इनके बारे में नहीं पता, उनको भी पता चलना चाहिए, ठीक है। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, एक तो इग्नोरेंट कंज्यूमर जिनको इनके बारे में पता ही नहीं, जिन्होंने कभी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। दूसरे अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स बहुत है इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग एरियाज में, कुछ लिटरेट है, कुछ इलिटरेट है, तो सभी को इसके बारे में बताना, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या कहता है? वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। अब देखिए, वाइड स्प्रेड मतलब क्या? बहुत ही ज्यादा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय वाइड स्प्रेड? तो आप कह सकते हो एवरीवेयर, हर जगह पे कहीं ना कहीं छोटे से छोटे या बड़े से बड़े लेवल पे इन कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। हम दिन भर की शुरुआत करके देख लो, सुबह दूध में पानी मिलाना, ठीक है, दोपहर को आप कोई दुकान में जा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, पानी की बोतल ले रहे हो, तो 15 रुपए की बोतल 17 रुपए में बिक रही है। क्यों 17 में बिक रही है? 2 रुपया बोलता है कूलिंग चार्ज। अरे MRP पे ज्यादा आप बेच सकते हो क्या? बारिश है, बिस्किट का पैकेट लिया, बिस्किट का पैकेट खोला, अंदर बिस्किट सीड़ा हुआ, नरम हो गया, अरे ये भी गलत है। बहुत बार ऑनलाइन शॉपिंग किया, दिखाया एक, दिया कुछ और, ये भी गलत है। 1 साल की वारंटी दी, फोन कर करके थक गए, सर्विस मिली नहीं, कंप्लेन रजिस्टर हुई नहीं, वारंटी वेस्ट गई, गलत है। बहुत बार प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उसका कोई आपका वारंटी गारंटी, कोई उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं, अरे उससे नुकसान हो सकता है, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, ये ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, वैसा हो गया, अरे गलत है।
ठीक है, काफी बार ये खाकर बच्चे बीमार पड़े, वो खाकर बच्चे बीमार पड़े। अरे ये सारी चीजें जो होती है क्या है, कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन तो है, और क्या है आप बताइए, राइट। तो ये जो वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन है, ये जो कंज्यूमर्स को हर जगह हर तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही है, इसको बंद करना, ठीक है। छोटे से छोटी हो चाहे बड़े से बड़ी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, इसको बंद करना, इसके खिलाफ आवाज उठाना, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है। अब हम इसी को देखते हैं फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए कंज्यूमर्स के लिए तो अनडाउटेडली ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप पे जो ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो हमारे साथ ये गलत चीजें बिजनेसेस कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम एक्शन ले सके। बट एज अ बिजनेस भी बच्चा ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि आज अगर मैं बेटा बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस जो है कभी भी मार्केट में तभी सर्वाइव कर सकता है व्हेन दे हैव कंज्यूमर्स, ठीक है। और ये कंज्यूमर्स को अगर हम सर्व कर रहे हैं, ठीक है, इनको अगर हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, अगर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अगर हम कंज्यूमर के कायदे के मुताबिक, जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कायदे के मुताबिक सारी चीजें कर रहे हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे से हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एमआरपी के ऊपर चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस है एक तरीके से मार्केट में गुडविल क्रिएट कर लेता है। गुडविल या तो आप इसको रेप्यूटेशन भी कह सकते हो, और यही गुडविल और रेप्यूटेशन तो आज आपको मार्केट में सर्वाइव करने में मदद करेगा ना। अरे 1991 पॉलिसी के बाद इतना ज्यादा मार्केट में कंपटीशन बढ़ चुका है, हर एक प्रोडक्ट के लिए हजारों ब्रांड्स है जो compete कर रही है। तो आप चाहते हो आपका बिजनेस ये कंपटीशन सर्वाइव करे, लंबे समय तक सोसाइटी में टिका रहे, सोसाइटी को सर्व करे, कंज्यूमर्स को सर्व करे, फॉर दैट आपको एथिकल प्रैक्टिसेस करनी होगी। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते, कल उठ के मार्केट में पता चल गया, आगे जाके कौन आपके प्रोडक्ट्स खरीदेगा। और याद रखना, नाम बनाने में बहुत समय लगता है, बिगाड़ने में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे हम जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, हम किस चीज का बिजनेस करते हैं, तो हम या तो गुड्स या तो सर्विसेज को हम सेल करते हैं। किसको सेल करते हैं? तो कंज्यूमर्स को। ये कंज्यूमर्स बेटा कहाँ पे बिलोंग करते हैं? तो ये कंज्यूमर सोसाइटी में बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सोसाइटल ऑब्लिगेशन है, एक तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनसे कमाते हैं, इनकी वजह से हमारा बिजनेस है, तो हमको इनको कुछ रिटर्न में देना चाहिए। अरे अच्छे क्वालिटी के गुड्स देने चाहिए, रीजनेबल प्राइसेस चार्ज करने चाहिए, वैरायटी देने चाहिए टू सैटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स। ये हमारी ऑब्लिगेशन है, ये हमारी जिम्मेदारी है सोसाइटी के प्रति, क्योंकि एज अ बिजनेस हम तब भी सर्वाइव कर सकते हैं जब सोसाइटी है, जब कंज्यूमर्स है। अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं है, हमारा अस्तित्व ही उनसे है, तो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मॉरल एंड एथिकल जस्टिफिकेशन, जो मैं अभी कह रही थी। देखिए कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, अगर कोई भी बिजनेस की मैं बात करें तो इट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अभी स्टेक होल्डर्स की बात करें तो एज अ बिजनेस हमारी सिर्फ कंज्यूमर के प्रति नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमसे जुड़े होते हैं, जिनके प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक तो फॉर श्योर हो जाते हैं हमारे कंज्यूमर्स, ठीक है, उसके अलावा आते हैं हमारे एम्प्लॉयज, ठीक है, उसके अलावा आते हैं हमारे शेयर होल्डर्स या तो जो इन्वेस्टर्स है, ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे सप्लायर्स, उसके बाद आती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये सारे होते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन? तो हर एक व्यक्ति जो हमसे जुड़ा है, ठीक है, हमारे फायदे में उसका फायदा, हमारे नुकसान में उसका नुकसान, और उन्हीं की वजह से आज हम हैं। अरे आज एम्प्लॉयज नहीं है, आपकी कंपनी कैसे चलेगी? आज अगर गवर्नमेंट आपको लाइसेंस नहीं देती, गवर्नमेंट अगर आज आपको सब्सिडी नहीं देती, टैक्स कंसेशन नहीं देती, बिजनेसेस कैसे आगे बढ़ेंगे? अरे कंज्यूमर्स प्रोडक्ट नहीं खरीदते तो बेचोगे किसको? तो ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, और ये सारे स्टेक होल्डर्स के प्रति हमारी कोई ना कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इसमें कंज्यूमर्स की बात करूं तो कंज्यूमर्स को गुड्स देना एट अफोर्डेबल प्राइसेस, अच्छे क्वालिटी के गुड्स देना, उनको चीट या उनके साथ फ्रॉड नहीं करना। अगर एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट में सच बताना,
उल्टा सीधा या एग्जैजरेट करके कंज्यूमर्स को कन्विंस करके कुछ दिखाया कुछ बेचा, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को मिलनी चाहिए, इसमें क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या प्रोसेस है, मिलनी चाहिए। अगर उनकी कोई कंप्लेंट्स है तो आपको सुनना चाहिए। ये सारी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द कंज्यूमर्स एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, तो मॉरल एंड एथिकल जस्टिफिकेशन। आज अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपको हमेशा एथिकल बिजनेस करना है। ठीक है, एथिकल बिजनेस का मतलब क्या होता है, देखो एथिक्स आपको कहता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आज मैं अगर आपको एक सिंपल ऑफ द एग्जाम्पल्स देती हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। मान के चलो कि कोई बीमारी है जो अपने देश में फैलते जा रही है, कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आपने वो बीमारी की दवाई बनाई, अब ये दवाई आपने बहुत ही अच्छी बनाई और बहुत ही सस्ती दवाई आपने बनाई है, मान के चलो 5 रुपए की एक स्ट्रिप आपने बनाई। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि अभी ऐसी दवाई किसी ने नहीं खोज के निकाली है, आपने पहली बार दवाई खोज के निकाली, तो आप ये 5 रुपए की दवाई जो है 5000 में बेच रहे हो। अरे लोग खरीदेंगे, लोग मजबूर है, लोग बीमार है तो आप कुछ भी करोगे, कितने भी पैसे लगेंगे अपने व्यक्ति के इलाज में तो आप डालोगे, तो 5 रुपए की चीज 5000 में बेचोगे, बेच सकते हो, लोग खरीदेंगे क्या, लेकिन ये सही है क्या, ये एथिकली जस्टिफाइड है क्या, आप मॉरली सही हो, ये बताओ, ये बताओ। और कल उठ के अगर ये पता चल गया, क्या मार्केट में आपकी बिजनेस की कोई भी रेप्यूटेशन होगी, क्या लोग एक ऐसे बिजनेस से परचेस करेंगे, एक ऐसे बिजनेस को एक्सेप्ट करेंगे जिसमें कोई एथिक्स नहीं, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, बस अपना फायदा देख रहा है, बाकी सोसाइटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, अपने फायदे के लिए लोगों का नुकसान पहुंचा रहा है, क्या लोग ऐसे बिजनेस को आगे सपोर्ट करेंगे? नहीं ना। तो ये मॉरल और एथिकल बिजनेस के लिए ही आज मार्केट में जगह है। ऐसे बिजनेसेस जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो गलत चीजों में एंगेज करते हैं अपने फायदे के लिए, उनके लिए आज इस सोसाइटी में जगह नहीं है। और आज मीडिया, कंज्यूमर अवेयरनेस इतना बढ़ते जा रहा है कि भाई अगर आप गलत काम करोगे ना तो लंबे समय तक छुप भी नहीं पाओगे, एंड देन आपको अपने पूरे बिजनेस से हाथ धो पड़ना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि भाई आप मॉरल चीजें करो, आप एथिकल जस्टिफिकेशन दो, आप एथिकल चीजें करो, गलत चीजें करो ही मत। मैं नहीं कहती कि सस्ते दाम में बेचो या फ्री में बेचो, नहीं, बट एटलीस्ट एक रीजनेबल प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस। ऐसा नहीं कि 10 गुना प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहे हो लोगों की मजबूरी से, ये नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं हम टू द नेक्स्ट, और जो कि है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब देखिए हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस स्मूथली चलता रहेगा, बट मान के चलो आपने कोई एक गलती कर दी। ठीक है, कहीं से पता चल गया कि ये जो बिजनेस है ये टैक्स इवेजन कर रहा है। ठीक है, टैक्स इवेजन मतलब क्या, तो टैक्स की चोरी मान के चलो। ठीक है, ये टैक्स पे नहीं कर रहा है, टैक्स चोरी कर रहा है, प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहा है, ट्रांजैक्शंस को हाइड कर रहा है, कहीं से पता चला। दूसरे दिन आपके बिजनेस पे इंक्वायरी बैठ जाएगी। अब बिजनेस पे इंक्वायरी बैठ गई तो न्यूज वालों के लिए वाहवाही हो गई, वो न्यूज में, हर न्यूज में छपेगा, अरे यहाँ पे टैक्स की रेट पड़ी, यहाँ पे ईडी की रेट पड़ी। अरे आपका नाम का क्या। देखिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन होते हैं तो 2 नुकसान होता है। अगर ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है तो सबसे पहला नुकसान जो आपको होगा दैट इज लॉस ऑफ रेप्यूटेशन। ठीक है, मार्केट में जब ये बात बाहर निकलेगी कि आपके यहाँ पे ऐसी इंक्वायरी बैठी है, ऐसा सुनने में आया है, तो आपकी रेप्यूटेशन तो खराब होगी। दूसरी चीज जो आपकी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस है, ठीक है, कि आप आराम से सारा काम कर रहे थे, सारी चीजें बढ़िया चल रही थी, ये स्मूथ फंक्शनिंग है वो हो जाएगी डिस्टर्ब। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी इंक्वायरीज चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो क्या आप आपके बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट कर सकोगे? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसा काम ही मत करो कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन आए। आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, आप कायदे के मुताबिक काम करो, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा ही नहीं, चेकिंग होगी ही नहीं, बात बाहर आएगी ही नहीं, ये दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो आप अगर एज अ बिजनेस चाहते हो गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो, गवर्नमेंट की दखलंदाजी ना हो, तो ऐसा काम ही ना करो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स बनाओ, उनको बेचो, पूरे कायदे के मुताबिक काम को करो। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है दैट इज कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस। देखिए कोई भी बिजनेस है, हर एक बिजनेस की अगर बात करें, कोई भी बिजनेस को आज अगर सर्वाइव करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने कंज्यूमर्स पे सर्वाइव करता है।
वो आपके गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे, वो अगर आपके गुड्स और सर्विसेज को पसंद करेंगे, अगर आपकी एक मार्केट में रेपुटेशन बनेगी तो आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा, वरना ये कंपटीशन सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, आज मैं अगर कंज्यूमर को होटल में सर्विस दे रही हूँ और मैं उनको जो फूड है वो खराब दे रही हूँ, ठीक है, खराब क्वालिटी वेजिटेबल्स यूज कर रही हूँ, किसी को फूड पॉइजनिंग हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है, तो क्या कोई मेरे होटल में आएगा? क्या कोई आएगा? नहीं। तो यही चीजें इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर से हमारा पर्पस है, कंज्यूमर ही हमारे करता धता है, ये कंज्यूमर्स के साथ ही बिजनेस को सर्वाइव करना होता है। कंज्यूमर है तो बिजनेस है, कंज्यूमर नहीं तो बिजनेस नहीं। और इसीलिए कंज्यूमर के खिलाफ जाकर उनको कुछ गलत करना, उनके साथ चीट करना, उनको एक्सप्लॉइट करना, अनफेयर प्रैक्टिसेस करना, ये गलत है। अगर हम ये करते रहे तो हमारा बिजनेस कभी ना कभी फेल होगा और ये सर्वाइव नहीं करेगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जितना कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज अ बिजनेस सर्वाइव करना चाहते हो तो इसी के हिसाब से आप कर सकते हो, इसी एक्ट को फॉलो करते हुए, कंज्यूमर्स को सर्व करते हुए आप ये कर सकते हो, वरना नहीं। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। अब कभी से मैं समझा रही हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो कंज्यूमर्स के लिए भी और बिजनेसेस के लिए भी। लेकिन हम अगर सिर्फ बोलते रहेंगे कि कंज्यूमर्स के साथ आप चीटिंग मत करो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मत करो, एक्सप्लॉयटेशन मत करो, तो लोग नहीं करेंगे। ये गलत है। ठीक है, सबको पता है व्हाट इज राइट, सबको पता है व्हाट इज रॉन्ग, फिर भी ऐसे बिजनेसेस हैं जो आज भी ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आज भी कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आज भी गलत काम कर रहे हैं। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक ऐसा एक्ट लाए, एक ऐसा कायदा लाए, जो बिजनेसेस ऐसा गलत काम कर रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाए, फाइन्स एंड पनिशमेंट्स दिए जाए कि आगे जाके ये चीजें ना हो। और इसीलिए 1986 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास की थी जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक्ट का नाम क्या था? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसको कहा जाता है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। अब क्या है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आइए समझते हैं। यहां पे अगर मैं ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की एक्ट की बात करूं, ये एक्ट भले 1986 में प्रपोज की गई थी, ये एक्ट 1986 में अप्रूव की गई थी, बट इसकी शुरुआत, इसका एनफोर्समेंट हुआ था ऑन 1 जुलाई 1987। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अंडरलाइन करके रखना है। बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज फॉर्म्ड इन डैश ईयर। फॉर्म पूछा, कभी आई, कभी बनी, तो 1986, बट एनफोर्स कब हुई, उसकी शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो 1 जुलाई 1987, आपको ये याद रखना है। और 2019 में इसी एक्ट को अमेंड भी किया गया था, इसमें कुछ माइन्यूट चेंजेस भी लाए गए थे, तो 2019 में इसका अमेंडमेंट भी किया गया था। याद रखिएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, बट उसका एनफोर्समेंट, उसको एक्चुअल में कब अप्लाई किया गया था? तो ऑन 1 जुलाई 1987। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की एक्ट की बात करें तो इसके क्या क्या फीचर्स, इसमें क्या चीजें कंज्यूमर्स के लिए की गई है? तो सबसे पहली चीज, डिफरेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर इसमें सेट किए गए हैं। आप एक कंज्यूमर हो तो आपके पास क्या राइट्स है, आप क्या मांग सकते हो, क्या आपका हक है, और साथ ही साथ क्या आपकी जिम्मेदारी भी है। आपको एक कॉशियस कंज्यूमर बनना है, बेटा आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको बताना है, आपको ये नोटिस में लाना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है, प्रोवाइड सेफ गार्ड टू कंज्यूमर्स अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंसी, सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, एक्ट को लाने का मेन कारण ये था, जैसे एक्ट कहता है कंज्यूमर का प्रोटेक्शन। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन? तो मान के चलो मैंने कोई गुड्स को खरीदा और वो डिफेक्टिव निकला। बहुत बार ऐसे होता है कि हम कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदते हैं, पैसा देते, 2 दिन बाद बंद हो जाता है। ठीक है, हम कंप्लेंट रेज करते हैं, हमको सोल्यूशन नहीं मिलता, आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मिलावट होना, अडल्ट्रेशन होना, एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, 5 रुपए की चीज 50 में बेचना, एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग, एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, होर्डिंग ऑफ गुड्स, एक्सप्लॉयटेशन है। गुड्स को आप होर्ड कर रहे हो, जमा कर रहे हो, मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हो और बाद में पैनिक क्रिएट हो रहा है तो आप हायर प्राइसेस पे बेच रहे हो, गलत है।
ठीक है, 100 रुपए की मूवी की टिकट खरीद के रख दी, अब मूवी की टिकट खत्म हो गई तो ब्लैक में आपने 100 रुपए की 250 में बेची, गलत है। तो ये सारा जो ब्लैक मार्केटिंग है, होर्डिंग ऑफ गुड्स है, अडल्ट्रेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी तरीके से गलत हो रहा है आपको, आपके साथ एज अ कंज्यूमर, तो उसके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन देना, ठीक है। नेक्स्ट जो है, द एक्ट हैज प्रोवाइडेड 3 tier रिड्रेसल। अरे 3 tier रिड्रेसल मतलब क्या? अब हमने तो बोला कि आपके साथ ये चीज हो रही है तो गलत हो रही है, गलत हो रही है तो किधर जाके बताओगे, किधर कंप्लेन रेज करोगे, तो इसीलिए 3 tier रिड्रेसल फोरम बनाया। रिड्रेसल मतलब जहां पे जाके आप कंप्लेन रेज करके आपके कंप्लेन का कंपेंसेशन आप पा सकते हो, सोल्यूशन पा सकते हो, ठीक है। 3 tier में कौन से 3 tiers है? तो सबसे पहले है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है। अगर आप एक कंज्यूमर हो, अपने गुड्स सर्विसेज परचेस की है जिसकी वैल्यू अप टू 20 लाख है, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके कंप्लेन फाइल करोगे कि भाई मेरे साथ सेलर ने ये चीज की है जो कि गलत है, ठीक है। लेकिन मान के चलो गुड्स या सर्विस की कीमत 20 लाख से ज्यादा है, तो 20 लाख से ज्यादा अप टू 1 करोड़ अगर कीमत है, स्टेट कमीशन में जाओगे, ठीक है। स्टेट कमीशन से भी ज्यादा, मतलब मान के चलो 1 करोड़ के ऊपर की गुड्स या सर्विस की वैल्यू है, तो उसके ऊपर भी नेशनल कमीशन है। तो 3 tier रिड्रेसल फोरम है जहां पे कंज्यूमर्स कंप्लेन फाइल कर सकता है। आगे इसको इन डिटेल हम जरूर बताएंगे, बट ये 3 tier रिड्रेसल फोरम भी बनाया गया है जहां पे कंज्यूमर्स जाके कंप्लेन फाइल करके, एक लीगल केस फाइल करके अपने हक के लिए लड़ सके और उनको कंपेंसेशन और जस्टिस मिल सके, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। अब दिस क्वेश्चन इज मेरे कैटेगरी का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन करे बिना बोर्ड एग्जाम में जाओगे क्या? नहीं, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स, एज अ कंज्यूमर आपको 6 राइट्स स्टेटेड है, 6 राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, आपका हक जो आपको बिना मांगे मिलना चाहिए, बट बिना मांगे नहीं मिला ना तो मांगने का पूरा अधिकार आपको मिलता है एज अ कंज्यूमर। क्या है ये अधिकार, क्या है ये हक जो आप कभी भी कोई भी बिजनेस या कोई भी सेलर से मांग सकते हो? सबसे पहला हक आपका बनता है दैट इज राइट टू सेफ्टी। मेरे दोस्त, राइट टू सेफ्टी की अगर बात करें तो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, जैसे हम अगर एग्जाम्पल ले ले टोबैको, या अगर हम एग्जाम्पल ले ले तो सिगरेट, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको हम मानते हैं हार्मफुल फॉर दी सोसाइटी। तो क्या ये प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज होने चाहिए? क्या ये प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज होने चाहिए? सोसाइटी में हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि अरे टोबैको खाओ, अरे सिगरेट, अरे अल्कोहल, ये प्रोडक्ट्स हार्मफुल फॉर द सोसाइटी है, तो आपकी सेफ्टी के लिए इन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करके लोगों को कन्विंस करके बेचना अलाउड नहीं है मेरे दोस्त। और प्लस वो प्रोडक्ट पे स्टैट्यूटरी वार्निंग डालना जरूरी है, लोगों को इंफॉर्मेशन देना जरूरी है कि प्रोडक्ट्स आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। आप अगर कंज्यूम करते हो तो आपको ये दिक्कतें हो सकती है, फिर भी करते हो तो आपकी मर्जी मेरे दोस्त, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट करना अलाउड नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम कोई भी इक्विपमेंट की बात करें, चाहे वो फॉर एग्जांपल हो गैस सिलेंडर्स, ठीक है, तो ये जो गैस सिलेंडर्स है इसकी अप्रोप्रिएट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। अरे गैस सिलेंडर है, कहीं से कुछ लीकेज है, कहीं उसका नॉब लूज है, कहीं उसका पाइप बराबर नहीं है, तो हादसे हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए इसके प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, प्रॉपर मल्टीपल चेक्स होना, डिलीवरी के बाद चेक्स होना, अगर कुछ इश्यू होता है तो इमीडिएटली एड्रेस करना। अरे भाई आपकी सेफ्टी का सवाल है। सो एज अ कंज्यूमर यू हैव कंप्लीट राइट ऑफ सेफ्टी कि आपको जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए जाए वो बिल्कुल हार्मफुल, बिल्कुल हानिकारक, आपके लिए नुकसानदायक ना हो। अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज है जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है, आप बिल्कुल कंप्लेन रेज कर सकते हो, आप बिल्कुल कंप्लेन रेज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। अरे मैं अगर प्रोडक्ट खरीदती हूँ तो वो प्रोडक्ट रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भाई साहब मुझे मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप कभी भी देखोगे तो जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं, प्रोडक्ट्स के पीछे उसकी लेबलिंग की जाती है। ये लेबलिंग में ये पूरा प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन डिटेल मेंटेन होता है, फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स टू मैन्युफैक्चरिंग डेट टू एक्सपायरी डेट टू कंटेंट्स, सब कुछ,
ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो आपको दी जाती है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, ये इंफॉर्मेशन सही हो, ठीक है। गलत इंफॉर्मेशन देना, कुछ और बताना और कुछ और मिलाना, या कुछ डाला हुआ है और उसको नहीं बताना, ये गलत है। ये पूरी इंफॉर्मेशन, यू हैव राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको प्रोडक्ट रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। कोई भी छुपे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होने चाहिए। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आप चाहते हो तो आप मांगकर भी सेलर से, बिजनेस से हमेशा ये इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, हमेशा ले सकते हो। यू हैव कंप्लीट राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट राइट जो है वो कहता है राइट टू मेक अ चॉइस। ए राइट टू मेक अ चॉइस मतलब क्या, कि एज अ कंज्यूमर आपको जो है प्रोडक्ट्स में वैरायटी एंड डिफरेंट प्राइजेस के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। कोई भी सेलर है, चाहे वो होलसेलर है, चाहे वो रिटेलर है, आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप यही ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदो, या यही प्राइस पे प्रोडक्ट खरीदो, या यही वाला प्रोडक्ट खरीदो। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। एज अ कंज्यूमर, डिफरेंट कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन प्रोडक्ट्स की मार्केट में वैरायटीज होनी चाहिए और डिफरेंट प्राइस ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए डिफरेंट कंज्यूमर्स को केटर करने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट में मोनोपोली क्रिएट करना, एक ही प्राइस पे सभी बेचेंगे, सिर्फ महंगाई बेचेंगे, ऐसा नहीं मार्केट में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो राइट है दैट इज राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। ए राइट टू बी हर्ड मतलब क्या, कि मान के चलो आप कंज्यूमर हो, आपने प्रोडक्ट खरीदा और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई कंप्लेन आपको रेज करनी है, तो कंप्लेन सुनने वाला कोई होना चाहिए। और इसीलिए कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे कंज्यूमर, या आप कह सकते हो कस्टमर सर्विस सपोर्ट, ठीक है, ये आजकल बना देता है। टेक कस्टमर डेस्क, कस्टमर सर्विस सपोर्ट, टोल फ्री नंबर, राइट योर कंप्लेंट्स हियर, ईमेल आईडी दे देते हैं, क्योंकि एज अ कंज्यूमर आपके पास पूरा हक होता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई सर्विस ली, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको कोई कंप्लेंट रेज करनी है, कोई दिक्कत आई है, तो कोई होना चाहिए जो आपकी कंप्लेंट सुने, जो आपको वो कंप्लेंट का सोल्यूशन दे, जो आपको वो कंप्लेंट का कंपेंसेशन या जो भी आपका सोल्यूशन है वो आपको दे। उसके अलावा अगर मैं राइट टू रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो वेरियस जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, ठीक है, या फिर जो वेरियस एनजीओज है, या जो वेरियस ग्रुप्स है, ठीक है, ये ग्रुप्स में एज अ कंज्यूमर आप ये कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इनके हक के लिए आप खड़े रह रहे हो, आपको मौका मिलना चाहिए, आपको मौका मिलना चाहिए कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करना, उनके हक के लिए लड़ना, उनके हक के लिए एनजीओज ग्रुप्स ये फॉर्म करना, यू कैन डू इट, राइट। तो आपके पास दो यहाँ पे राइट्स मिल गए। एक, आप अगर कंप्लेन करना चाहते हो तो कंप्लेन सुनने वाला होना चाहिए। कंपनीज को ऐसे डिफरेंट मेथड्स यूज करने चाहिए, ऐसे सर्विस सपोर्ट सेटअप करने चाहिए जहाँ पे कंज्यूमर्स इजीली अपने कंप्लेंट्स को रेज करके उन कंप्लेंट्स का सोल्यूशन उनको मिल पाए। दूसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप अपने आपको एज अ कंज्यूमर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज जो है, वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बनती है, आप उसमें हिस्सेदार बन सकते हो, ठीक है। आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, दैट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल मतलब क्या, कि मान के चलो कि यहाँ पे आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ, आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, तो यहाँ पे हमने जो है रिड्रेसल मैकेनिज्म बना के रखा है, या आप कह सकते हो 3 टियर रिड्रेसल फोरम बना के रखा है। सबसे पहले आता है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्टेट कमीशन, राइट, उसके बाद आता है आपका नेशनल कमीशन। और यहाँ पे भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो मोस्ट सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे भी आप आपका केस लेकर जा सकते हो। ये सारी जो लीगल अथॉरिटीज है, ये लीगल बॉडीज है, इनका एक ही काम है कि कंज्यूमर्स को जस्टिस देना। अगर आपके साथ चीटिंग हुई है, कोई फ्रॉड हुई है, तो आपको जस्टिस सर्व करना, आपको उन चीजों के लिए कंपेंसेशन देना, ठीक है। तो अगर चीटिंग हुई है तो यस, ऐसी मैकेनिज्म है, ऐसे रिड्रेसल फोरम सेटअप है जहां पे आप जाके कंप्लेंट्स रेज कर सकते हो, चाहे आप कोई भी कंज्यूमर हो और कोई भी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू हो। ऐसा नहीं कि भाई 10 रुपए की चीज है तो क्या ही तो कंप्लेन करेंगे, फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट आपको क्या कहता है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि जो हमारा अर्बन एरिया पॉपुलेशन है,
ठीक है, या तो आप कह सकते हो जो हमारा लिटरेट पॉपुलेशन है उसमें आज फिर भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर अवेयरनेस है, नॉलेज है। और इसको करने के लिए हम जो स्कूल्स है, जैसे आपके भी बुक में ये एक चैप्टर है, जो कॉलेजेस है यहाँ पे उनके करिकुलम में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसे चैप्टर्स को ऐड कर ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। बट अगर मैं कंज्यूमर एजुकेशन की बात करती हूँ तो इनका जो मेन फोकस एरिया होता है वो ऐसे रूरल एरियाज होते हैं जहां पे ये अवेयरनेस जो है वो नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिटरेसी। लोगों को उनके राइट्स के बारे में एज अ कंज्यूमर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में नहीं पता। तो मेरा मेन फोकस है कि भले वो गांव में रहते हैं, थ्रू डिफरेंट एनजीओज, थ्रू डिफरेंट एजेंसीज, ग्रुप्स, उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उनको भी अपने राइट्स के बारे में एजुकेट करना कि उनको भी अपने हक के बारे में पता चले। और आज उनके साथ भी अगर कोई भी चीटिंग हो रही है, क्योंकि जनरली ऐसे ही होता है, जिनको नहीं पता, जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे बिजनेसेस को आसानी से मौका मिल जाता है कि जो करना है करो, इनको तो क्या ही तो पता चल रहा है, राइट। तो वहाँ तक भी अवेयरनेस क्रिएट करना, वहाँ तक भी एजुकेशन पहुँचाना कंज्यूमर्स तक कि वो अपने राइट्स के लिए फाइट कर सके। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। अब एक बहुत ही छोटा सा सवाल है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा सिंपल सवाल है, बट ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीटेटिवली देखे गए हैं। तो कमेंट जो है नीचे आपको बिल्कुल करना है विद द आंसर, राइट है रॉन्ग है, हम इसको जरूर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कहती हूँ जागो ग्राहक जागो, ऐसी एडवर्टीजमेंट आई थी, राइट, जहां पे हम कंज्यूमर्स को कहीं ना कहीं अवेयरनेस कर रहे थे कि उनको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो जागो ग्राहक जागो वाली एडवर्टीजमेंट्स है, मैंने अभी आपको 6 इंपॉर्टेंट राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर बताई, उनमें से ये कौन से राइट पे फोकस करती है, कौन से राइट पे फोकस करती है, जरूर बताना। यहाँ पे नीचे आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको अपने आंसर्स बताने हैं, जरूर कमेंट करिएगा क्योंकि सारे कमेंट्स हम पढ़ते जरूर है, सही है गलत है हम आपको जरूर यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए, एज अ कंज्यूमर आपके राइट्स है, ठीक है, बट आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी है। अगर आज आपके साथ गलत हो रहा है और आप आवाज ही नहीं उठा रहे हो या आप कॉशियस ही नहीं हो, मतलब जो चीजें हो रही है चलो छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कोई फायदा नहीं है, इससे आपकी कोई मदद नहीं होने वाली है। ये जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बिजनेसेस कंटिन्यू करते रहेंगे। तो एज अ कंज्यूमर आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बिजनेसेस को स्टॉप करने में, जो कि आपको निभानी चाहिए। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंज्यूमर जो है वो है कि आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज करिए। अरे आज मेरे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है तो मांगो, आवाज उठाओ। आज मैंने अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट पे आपको एक प्रॉपर बिल या तो वाउचर मिलना चाहिए। अरे बिल या वाउचर नहीं है, अगर ये आपके पास नहीं है तो यू कैन नॉट रेज कंप्लेन। क्यों? क्योंकि ये जो बिल और वाउचर है ये आपका प्रूफ ऑफ परचेस होता है। तो अगर आपके पास बिल और वाउचर ही नहीं है तो कहां से तो कंप्लेन रेज करोगे? क्या प्रूफ है कि वही सेलर ने आपको ये कमोडिटी बेचा है? तो बिल या वाउचर होना चाहिए। अगर कोई बिल नहीं देता, कोई वाउचर नहीं देता तो उनसे मांगो, उनसे मांगो, राइट। तो आपके जो राइट्स है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू सेफ्टी है, ये राइट्स सबको दिए गए हैं, बट जब तक आप ये राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करते इन राइट्स का कोई फायदा नहीं है। सो एक्सरसाइज योर राइट्स। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो बोलो, ठीक है, यूज योर राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज अ कॉशियस कंज्यूमर। कॉशियस कंज्यूमर क्या? तो जो राइट और रॉन्ग हो रहा है देखो, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है उसको देखो, राइट। अगर आपके साथ रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, रेज क्वेश्चंस, सवाल पूछो ऐसा क्यों, ठीक है, रेज कंप्लेंट्स। अरे आज भी कितनी बार मैं न्यूज में पढ़ती हूँ कि छोटे छोटे चीजों के लिए लोगों ने केसेस फाइल किए हैं। अरे आज गवर्नमेंट कहता है, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि बैग्स के लिए एडिशनल चार्जेस नहीं किए जाते, शॉपिंग मॉल में नहीं कर सकते, आज भी चार्जेस लगाते हैं। हमको लगता है अरे 3-5 रुपया छोड़ना नहीं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे लोगों ने कंप्लेन रेज करी है, सवाल रेज करा, उनको कंपेंसेशन मिला है, उन मॉल्स पे, उन बड़े बड़े ब्रांड्स पे ह्यूज फाइन्स लगी है।
ठीक है, 10 रुपए की आइसक्रीम 12 रुपए में बेचता है, कूलिंग चार्जेस बोल के, अरे एमआरपी पे से ज्यादा कैसे बेच सकते हो, आस्क फॉर अ बिल, रेज अ कंप्लेन, बी अ कॉशियस कंज्यूमर। क्या सही है क्या गलत है आपको पता होना चाहिए, आपके साथ जो चीजें हो रही है अगर वो गलत है तो पूछो और कंप्लेन रेज करो, सीक रिड्रेसल। ठीक है, बी अ कॉशियस कंज्यूमर, क्या सही है क्या गलत है ये आपको पता होना चाहिए, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवियंसेस। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट्स है विथ एनी कंपनी या एनी ब्रांड, सबसे पहले तो आप ये कंप्लेंट्स जो है उसी बिजनेस को आप रेस करोगे, सिंपल सी बात है। देखिए, काफी बार ऐसे होता है कि हम अमेजोन से, मिंत्रा से, ऐसे कोई भी ब्रांड से कुछ प्रोडक्ट्स अगर ऑर्डर करते हैं, ठीक है, गलत आइटम आ जाता है तो हम कंप्लेन रेस करते हैं कि भाई हमने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो गलत डिलीवर हुआ है। वो जो आते हैं प्रोडक्ट लेके जाते हैं, सही प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बार हमारा पैसा कट जाता है, चीज नहीं आती है, हम कंप्लेन रेस करते हैं, रिफंड आ जाता है। देखिए, अगर कंप्लेन्स है, कंपनी जो है सुन रही है, दे आर लिसनिंग टू योर कंप्लेन्स, दे आर सॉल्विंग योर कंप्लेन्स, तो रिड्रेसल की जरूरत नहीं है। रिड्रेसल की जरूरत कब पड़ती है, जब बिजनेसेस कुछ गलत करते हैं प्लस दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एंड नॉट रेडी टू गिव यू अ सोल्यूशन, तब जाके ये जो कंप्लेन्स है इनको आप कहां पे रेस करोगे, तो वेरियस जो रिड्रेसल फोरम से आप इनमें ये कंप्लेन्स को रेस करोगे। कौन से रिड्रेसल फोरम्स है, तो सबसे पहले आता है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेशनल कमीशन, सॉरी उसके बाद आता है आपका स्टेट कमीशन, ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेशनल कमीशन, ठीक है। तो ये जो कंप्लेंट्स है ये रिड्रेसल फोरम्स में आप रेस करोगे। कब रेस करोगे, जब आपका बिजनेस इसका सोल्यूशन नहीं दे रहा है, या आपके कंप्लेंट को एड्रेस नहीं कर रहा है, या ये कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तब आपको ये कंप्लेंट्स रेस होनी चाहिए। आपके साथ गलत हुआ है, चल छोड़, बहुत कंज्यूमर्स होते हैं उनका लॉस होता है, लॉस भूल जाता है, आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपका नुकसान हुआ है तो आपको कंप्लेंट रेस करनी ही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। अरे आपका प्रोडक्ट जो है राइट क्वालिटी का है ये आपको पता होना चाहिए, मिलावट है या जो गोल्ड है, गोल्ड की प्योरिटी सही नहीं है। अब हम गहने खरीदते हैं, ठीक है, हमको बोलते हैं 22 कैरेट, अरे क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है, तो जो गोल्ड आप खरीदते हो दैट शुड ऑलवेज बी BIS हॉलमार्क्ड, ठीक है। ये अगर हॉलमार्क है तो ये हॉलमार्क जो है ये कहीं ना कहीं गोल्ड की प्योरिटी का स्टैंडर्ड जो होता है उसकी गारंटी देता है, ठीक है। ज्वेलरी पे ये जो हॉलमार्क है ज्वेलरी पे ही एनग्रेव्ड होता है, आपको वो चेक करना है, उसमें उसकी प्योरिटी लिखी होती है, वो कितने कैरेट का है, अकॉर्डिंगली ही आपको प्राइस पे करना है। सिमिलरली अगर आप कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके ऊपर एग मार्क होना चाहिए जो उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बताते हैं, जो ये अश्योर करते हैं कि ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है अप्रोप्रिएट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का है, प्रॉपर क्वालिटी चेक के बाद बनाया गया है। तो ये सारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए और उन्हीं के मुताबिक आपको इन चीजों को खरीदना चाहिए, जो आपकी कहीं ना कहीं सेफ्टी और आपके साथ ये फ्रॉड या चीट नहीं हो रहा है ये इंश्योर करता है, ठीक है, ये इंश्योर करता है, राइट। नेक्स्ट जो है डू नॉट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स किए जाते हैं, यहाँ पे एक मेन रीजन होता है टू इंक्रीज देयर सेल्स, राइट। और बहुत बार एडवर्टीजमेंट्स में प्रोडक्ट को एग्जैजरेट किया जाता है, जो उनका यूज नहीं है वो भी बताया जाता है, कस्टमर्स उनकी साइकोलॉजी सोच को मैनिपुलेट किया जाता है। एडवर्टीजमेंट में देखा करके खरीदा, ऐसा मत करो। आप एज अ कंज्यूमर आप खुद सोचो उसका क्या यूजेज है, क्या आपके लिए वो रिक्वायर्ड है, क्या वो आपके नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तब जाकर उसको खरीदो। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट के एडवर्टीजमेंट में मैंने ये देखा करके खरीदा, ऐसा मत करो, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज इंसिस्ट ऑन अ कैश मेमो। अरे ये जो बिल है, ठीक है, या ये जो कैश मेमो है, याद रखना ये एक ही चीज है विच एक्ट्स एज अ प्रूफ ऑफ परचेज, और अगर ये प्रूफ नहीं है तो आप कंप्लेन रेज नहीं कर पाओगे। सो प्लीज आस्क फॉर अ बिल और अ कैश मेमो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट को खरीदो, प्रॉपर सेलर के नाम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, पूरा डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट के साथ आस्क फॉर अ बिल, प्लीज आस्क फॉर अ बिल। वैसे तो सेलर की जिम्मेदारी होती है कि हर एक प्रोडक्ट का बिल देना, बट अगर वो नहीं देता तो आपको पूछना है,
ठीक है, आपको मांगना है, अगर वो नहीं भी देता मांगने के बाद भी, तो यू कैन रेज अ कंप्लेन अगेंस्ट द सेलर कि हम प्रोडक्ट्स खरीदने पर वो हमें बिल देने से इनकार कर रहा है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट आर सम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे मैं जब कंज्यूमर सेफ्टी की बात करती हूँ तो आपके सेफ्टी की कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है। आपके साथ चीटिंग हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको पता तो चले। पता ही नहीं चलेगा तो कैसे कंप्लेन फाइल करोगे। और इसीलिए कुछ ऐसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने बनाए थे जहां पे ये जो क्वालिटी मार्क्स है ये एज अ प्रूफ एक्ट करता है कि प्रोडक्ट प्रॉपर क्वालिटी टेस्टिंग के बाद ही बनाया गया है और इसकी जो प्योरिटी है या क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो अप्रोप्रिएट है और आप इसको परचेस कर सकते हो। डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट मार्क्स ऐसे बनाए गए थे। आइए देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स के को खरीदते वक्त कौन से इंपॉर्टेंट मार्क्स है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदो हमेशा उसमें ISI मार्क देखो, जो दिखता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ISI मार्क कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिकल आइटम या गैजेट का क्वालिटी स्टैंडर्ड बताता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल गैजेट है अप्रोप्रिएट क्वालिटी का है और इससे आपको नुकसान नहीं होगा या इससे एक्सीडेंट जो है वो नहीं होंगे। राइट, सो प्लीज ISI अप्रूव्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ही खरीदे, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट से आपको बचा सकता है, चाहे छोटी से छोटी इलेक्ट्रिकल आइटम क्यों ना हो। बहुत सारे जो ड्यूरेबल्स भी होते हैं वो भी ISI मार्क वाले मिलते हैं, वही आपको खरीदने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज एग मार्क। एग मार्क जो है दैट इज फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज या तो जो लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे एग्स है, चिकन है, एक्सेट्रा। राइट, तो ये जो एग मार्क है अगेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की अप्रोप्रिएट क्वालिटी यहाँ पे बताता है कि ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है इसका हमने अप्रोप्रिएट क्वालिटी टेस्ट किया है, उसके बाद ही उसको ये मार्क मिलता है जो इसका क्वालिटी स्टैंडर्ड आपको बताता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज BIS हॉलमार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज ऑन गोल्ड ज्वेलरी। हम सभी को पता है कि गोल्ड काफी एक्सपेंसिव होता है और गोल्ड के जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, कितने रुपए का है वो डिपेंड करता है ऑन द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड। अब 18 कैरेट है तो उसका प्राइस अलग होता है, 22 कैरेट अलग होता है, 24 कैरेट का अलग होता है। राइट, तो आप 18 कैरेट की चीज खरीद रहे हो, सामने वाला आपसे 22 कैरेट के प्राइस ले लेगा, चलेगा क्या? नहीं। और इसीलिए उस ज्वेलरी इटसेल्फ पे एक हॉलमार्क होगा जिसमें उसका प्योरिटी लिखा होगा। ये प्योरिटी से आप खुद चेक कर सकते हो कि आपकी गोल्ड की प्योरिटी कितने कैरेट की है और उसी हिसाब से आपको यहाँ पे प्राइस देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज वुल मार्क, जो 100% प्योर वुल के बारे में बताता है। तो अगर आप वुल या वुलन प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो उसके ऊपर वुल मार्क अगर है ये बताता है कि 100% प्योर वुल है, क्योंकि आज मार्केट में बहुत ही सिंथेटिक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है जिनको प्योर वुल बताकर बेचा जाता है, कंज्यूमर्स को चीट किया जाता है। ठीक है, लास्ट जो है दैट इज इको मार्क फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके, एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है, आज उसके ऊपर ये मार्क आपको दिखाई देगा जो बताता है कि ये प्रोडक्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स पैकेजिंग के साथ बनाया गया है। आजकल कंज्यूमर्स जो है कॉन्शियस होते जा रहे हैं, उनको भी पता है कि एनवायरमेंट कितना डैमेज हो चुका है और हमें इसका अभी डैमेज मिनिमाइज करने की जरूरत है। बहुत सारे कंज्यूमर्स ऑप्ट करते हैं फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो ब्रांड्स क्लेम करते हैं अरे ये तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, अरे ये तो क्रुएल्टी फ्री है। प्रूफ क्या है? तो ये मार्क्स। ठीक है, तो अब अगर आप प्रोडक्ट खरीदो प्लीज प्लीज एक कॉन्शियस कंज्यूमर बनना, एक कॉशियस कंज्यूमर बनना और ये मार्क्स को देखकर ही प्रोडक्ट्स को खरीदना, तब भी आपको क्वालिटी की अश्योरिटी यहाँ पे मिलेगी। तो पैसे दे रहे हो तो भाई पैसे मेहनत की कमाई के हैं, बिल्कुल वेस्ट जाने नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कब से कह रही हूँ, कब से इनकरेज कर रही हूँ कि कॉशियस कंज्यूमर बनो, कुछ गलत होता है तो कंप्लेन फाइल करो। तो सवाल ये आता है कंप्लेन फाइल करके क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मतलब रोज जाओ, कोर्ट में जाओ, ये करो, टाइम डालो, मिलेगा क्या? तो एज अ कंज्यूमर बहुत सारी रेमेडीज या रिलीज होती है जो आपको मिलती है, कुछ इसमें स्टेटेड है। देखिए केस टू केस आपके साथ क्या दिक्कत हुई है, क्या आपका कंप्लेन है, कितना हाई ग्रीवियंस है, ठीक है, व्हाट इज द लेवल ऑफ ग्रीवियंस, उसके ऊपर आपको ये जो है रिलीज एंड रेमेडीज दी जाती है।
बहुत सारी है, जस्ट फ्यू मैंने यहाँ पे स्टेट करी गई है, ठीक है। द फर्स्ट रेमेडी और फर्स्ट रिलीफ दैट कैन बी गिवन इज रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम द गुड्स। अब मान के चलिए कि आपको डिफेक्टिव आइटम दे दिया, आपने पूरे पैसे दिए, आपको डिफेक्टिव आइटम दे दिया, तो कोर्ट जो है बिजनेस को इंस्ट्रक्ट कर सकती है कि आपको इनको डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं देना है, आपको इनको सही प्रोडक्ट डिलीवर करना है। तो डिफेक्टिव आइटम वापस देके विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट सही प्रोडक्ट डिलीवर करना है। सेकेंड जो है दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड्स। अगर आपके गुड्स अप्रोप्रिएट क्वालिटी के नहीं है, जो मेंशन थे, जो स्टेटेड थे, तो गुड्स को बदलने का, अप्रोप्रिएट क्वालिटी का देने का इंस्ट्रक्शंस दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज रिफंड ऑफ द प्राइस पेड। अब मान के चलिए आप कहते हो कि नहीं मुझे अब ये नहीं चाहिए, या काफ़ी बार ऐसे होता है कि उतना समय नहीं है, तो आपको पूरा पैसा रिफंड, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं नॉन रिफंडेबल है, बट प्रोडक्ट भी गलत आया या सही नहीं आया तो क्या, तो रिफंड मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज कंपेंसेशन ऑफ लॉस और इंजरी सफर्ड। बहुत बार ऐसे होता है कि प्रोडक्ट के कारण एक्सीडेंटल लॉसेस हो जाता है, ठीक है, चीज़ें डैमेज हो जाती है, इंसान को कोई दिक्कत हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कभी गलत खाना खा लिया, ठीक है, एक्सपायरी प्रोडक्ट था तो फूड पॉइजनिंग, हॉस्पिटलाइजेशन, तो इसका पूरा भरपाई, लॉस और इंजरी का भरपाई कंपनी को करने के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट जो है दैट इज रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस। अगर सर्विस जो है सही नहीं मिली, बहुत बार ऐसे होता है कि हमें कहा गया था ये सर्विस देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पैसा लिया और दिया नहीं, ठीक है, तो वो देना या तो वो पैसे वापस करना, राइट। नेक्स्ट जो है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब कोई कंपनी है जो बार बार लगातार अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही है, मिलावट कर रही है, तो कंपनी को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जाती है कि आगे से आपको ये नहीं करना, वरना हम आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। उसके बाद स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्डियस गुड्स। अगर कंपनी कोई है जो हजार्डियस गुड्स है, ठीक है, जो नुकसानदायक है, जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है, वो बेच रही है, तो बंद करने का कायदा आ सकता है। नेक्स्ट इज विड्रॉवल ऑफ हजार्डियस गुड्स फ्रॉम दी मार्केट। अगर मैंने बनाना तो चलो हजार्डियस गुड्स छोड़ दिया, बट मार्केट में जो सप्लाई हुआ है वो भी इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है कि कंपनी वो गुड्स को वापस मार्केट में से बुलाए और नुकसान का पूरा भुगतान उन्हीं को करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट टू द ग्रीव्ड पार्टी, ठीक है, अगर मेरे को नुकसान हुआ है, मेरे को कोई दिक्कत हुई है, तो उसकी भरपाई करना, उसका कॉस्ट पे करना, राइट। तो ऐसे बहुत सारे ग्रीवेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने पढ़ा था कि एक व्यक्ति है, उसने रेलवेज के खिलाफ एक केस किया था कि उन्होंने जो है एक एसी गाड़ी की टिकट निकाली थी ड्यूरिंग पीक समर, और वो गाड़ी का एसी थ्रू आउट द जर्नी बंद था, ठीक है, तो पैसे लिए एसी के, ठीक है, काफ़ी महंगी टिकट थी, एसी के पैसे लिए और थ्रू आउट द जर्नी एसी बंद था, तो उनको काफ़ी उससे दिक्कत हो गई। रेलवेज को एक लंबा चौड़ा फाइन और कंपेंसेशन उस व्यक्ति को देना पड़ा। क्यों? डेफिशिएंसी इन सर्विस, राइट। तो ऐसे केसेस भी लोग करते हैं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे आइसक्रीम 10 के 12 रुपए में बेचा, एडिशनल चार्जेस लिया, उसके लिए केसेस फाइल हुए हैं, कैरी बैक चार्जेस के लिए। ये कॉशियस कंज्यूमर्स होता है जो इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ रेज करते हैं और उन बिजनेसेस को मजबूर करते हैं कि वो ऐसे अनएथिकल अनफेयर प्रैक्टिसेस आगे ना करे, ठीक है। रिड्रेसल मैकेनिज्म में और बहुत चीज़ें हैं। कोर्ट डिसाइड करता है कि आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट सोल्यूशन है, क्या अप्रोप्रिएट कंपेंसेशन है, बट यस यहाँ पे रिड्रेसल मैकेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टू गिव जस्टिस, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आते हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में यूज किए जाते हैं। सबसे पहला टर्म, जाहिर सी बात है भाई, कंज्यूमर। कौन होता है कंज्यूमर? तो हमें लगता है जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के कंज्यूम करता है वो होता है कंज्यूमर। नहीं, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हर एक व्यक्ति जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, हायर करता है इधर गुड्स और सर्विसेज और सम वैल्यू, वो एक कंज्यूमर है। कोई भी उसकी वैल्यू 2 रुपए भी हो या 2 लाख रुपए भी हो, अगर मैंने गुड्स और सर्विसेज को हायर किया फॉर माई कंजम्पशन, आई एम अ कंज्यूमर। चलो ये तो सबको पता है, बट यही गुड्स और सर्विसेज का मैं बेनिफिशियरी हूं, मतलब मैंने नहीं खरीदा। एक एग्जांपल देते, मान के चलो आपका बर्थडे है, ठीक है, तो आपके दोस्तों ने आपके लिए केक खरीदा। अब वो केक जो है एक्सपायर्ड था, बहुत पुराना था, फ्रेश नहीं था, तो क्वालिटी सही नहीं थी, खा के उसमें स्मेल आ रही थी, ठीक है। तो क्या आपने केक खरीदा? नहीं, आपके दोस्तों ने खरीदा, बट क्या आपने वो केक को कंज्यूम किया? हाँ, आप वो बेनिफिशियरी थे, आपने वो सर्विस या आपने वो गुड्स का फायदा लिया या आपको वो बेनिफिट मिल रहा था, हाँ, तो आप भी कंप्लेंट रेज कर सकते हो, ऑब्वियसली बाय अप्रूवल ऑफ द बायर। आप वो दोस्त को बोलोगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, मैं कंप्लेंट फाइल कर रहा हूँ, बोलेगा हाँ कर, तो करो,
बिकॉज नुकसान तो आपको हुआ ना, हुआ कि नहीं? यस। आर यू अ ग्रीव्ड पार्टी? यस। क्या आपको ग्रीवेंसेस हुए? यस। चाहे आपने वो प्रोडक्ट लिया या आपको प्रोडक्ट मिला, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज इफ यू हैव बॉट गुड्स और सर्विसेज फॉर योर लाइवलीहुड और फॉर योर एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या, मैं एक बिजनेस हूं, मैं गुड्स खरीदती हूँ बेचने के लिए फॉर माई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मेरा एक रिटेल शॉप है। ठीक है, मैंने गुड्स जो है मैन्युफैक्चरर से मंगाया, सैंपल कुछ और दिखाया, डिलीवरी कुछ और लिया, कस्टमर लेने को तैयार नहीं, मेरा हो गया भारी नुकसान, कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ। भले मैंने कंज्यूम नहीं किया, सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स नहीं खरीदा, बट मैं कंज्यूमर तो हूं, मैंने गुड्स खरीदा, मैंने कुछ वैल्यू पे की, मेरा नुकसान हुआ, मैं अग्रीव पार्टी हूं, कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ। होलसेलर्स, रिटेलर्स, कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, दे ऑल कैन फाइल कंप्लेन, इवन अ बेनिफिशियरी कैन फाइल अ कंप्लेन। ठीक है, हम सब यहाँ पे एक्ट में कवर्ड है एज अ कंज्यूमर। अभी कंप्लेंट जो है कौन से सर्कमस्टेंसेस में, मतलब क्या कारणों के लिए फाइल हो सकती है? सबसे पहला कारण हो सकता है कि वो जो ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर है उसने कुछ गलत किया है, फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ गलत किया है, मिलावट किया है, या 100 ग्राम की चीज बोल के 80 ग्राम की चीज दी है। ठीक है, वजन में उसने मारा है। ठीक है, एक प्रोडक्ट दिखाकर दूसरा प्रोडक्ट दे दिया, गलत है। ये सारे जो फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिसेस होती है उसके खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, अगर गुड्स आपके डिफेक्टिव है। ठीक है, बहुत बार ऐसे होता है कि आपके कुछ डिफेक्टिव आ जाता है, मतलब टीवी लिया, टीवी चालू ही नहीं हो रहा है, मशीन लिया, मशीन चालू ही नहीं हो रहा है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी इन सर्विसेज हायर्ड। अब मैंने सर्विसेज हायर की, मुझे बोला ये भी देंगे वो भी देंगे, बट दिया ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आप एक होटल में स्टे के लिए गए, वहां पे जो आपको खाना सर्व हुआ ठंडा बासी खाना सर्व हुआ, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। मान के चलो कि आपने एक एयरलाइन में टिकट बुक की। ठीक है, टिकट बुक करने के बाद वहां पे ड्यूरिंग द एयरलाइन एसी बंद हो गया, कुछ आपको दिक्कत हो गई, आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। यस, यू कैन फाइल अ कंप्लेंट। ठीक है, फ्लाइट कैंसिल हो गई, आपको इन्फॉर्म नहीं किया, यू कैन फाइल अ कंप्लेंट। राइट, तो ये सारी जो डेफिशिएंसी सर्विसेज है कि आपको जो सर्विस प्रॉमिस की थी वैसी सर्विस नहीं दी गई, तो भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर कैन द कंप्लेंट्स बी फाइल्ड और विद जुडिशियल मशीनरीज आर अवेलेबल फॉर कंज्यूमर कंप्लेंट्स। मतलब मेरे को कंप्लेंट फाइल करनी है, बट कंप्लेंट किसको जाके करूं? तो 3 टियर रिड्रेसल सिस्टम हमने बनाया है। 3 टियर रिड्रेसल सिस्टम में सबसे पहले कौन आता है बेटा? आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम। देखो, आपने कोई भी गुड्स और सर्विस अगर खरीदा है जिसकी वैल्यू 20 लाख या उससे कम है, मैक्सिमम वैल्यू अप टू 20 लाख है, तो आपको पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में ही कंप्लेंट फाइल करनी है। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम को लगता है कि प्रोडक्ट की टेस्टिंग या लेबोरेटरी टेस्टिंग की जरूरत है, तो टेस्टिंग के लिए भेजेगा और अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन सुनाएगा। ठीक है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू 20 लाख से ज्यादा है, तो मोर देन 20 लाख अप टू 1 करोड़। ठीक है, आप कहां पे जा सकते हो? स्टेट कमीशन। भाई मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू 40 लाख है, 50 लाख है, अप टू 1 करोड़ है, 20 लाख से ज्यादा और अप टू 1 करोड़, तो स्टेट कमीशन में जाके कंप्लेंट फाइल करोगे। वापस मैकेनिज्म सेम, अगर टेस्टिंग की जरूरत है तो टेस्टिंग की जाएगी, वरना अकॉर्डिंगली डिसीजन सुनाया जाएगा। उसके बाद हाईएस्ट आता है नेशनल कमीशन। ठीक है, हम नेशनल कमीशन की बात करूं तो एनी गुड्स और सर्विसेज जिसकी वैल्यू एक्सीड करती है 1 करोड़, उसकी सारी कंप्लेंट्स नेशनल कमीशन में जाती है। तो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू के ऊपर सबसे पहले डिपेंड करता है कि एज अ कंज्यूमर आप कहां पे कंप्लेंट फाइल करोगे। जनरली हम जैसे जो कंज्यूमर्स होते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स होते हैं, हमारी मेजॉरिटी कंप्लेंट जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी गुड्स और सर्विसेज जो हम परचेस करते हैं दे आर बिलो 20 लाख ऑफ वैल्यू। ठीक है, बट हाँ 20 लाख एक्सिड कर सकती है। स्टेट कमीशन में जाओगे अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे नेशनल कमीशन में जाओगे। विद इन व्हाट पीरियड द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड? मतलब मैंने आज चीज को खरीदी तो मैं कंप्लेंट कब तक फाइल कर सकती हूँ? देखिए, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हो जिसकी टेस्टिंग की जरूरत है, फॉर एग्जांपल फूड आइटम, मैं कहती हूँ ये खाने पीने की चीज में मिलावट है, तो मिलावट है देख के तो पता चलेगा नहीं, तो वो लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए जाएगा। तो अगर टेस्टिंग रिक्वायर्ड है तो आपको 5 महीने का समय दिया जाता है टू फाइल अ कंप्लेंट, अगर टेस्टिंग रिक्वायर्ड है। बट अगर आपकी प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई सर्विस है तो टेस्टिंग थोड़ी होती है अभी सर्विस की, तो आपको विद इन 3 मंथ्स ये कंप्लेंट को फाइल करना है।
अब बच्चा पूछता है मैम अगर ये 3 महीने से ज्यादा हो गया तो बहुत मेहनत लगेगी प्रूफ करने के लिए कि 3 महीने तक आपने क्या किया। कंप्लेन फिर भी फाइल हो सकती है, बट देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स इन दैट। ठीक है, 3 महीने तक कंप्लेन डायरेक्टली फाइल हो सकती है, उसके बाद बहुत इफ्स एंड बट्स आ जाएंगे, तो हो सके तो विद इन 3 मंथ्स ही आपको ये कंप्लेन को फाइल करना है। ठीक है, अब कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है? तो आप बोलोगे कंज्यूमर। अरे जरूरी नहीं है भाई साहब, मैं कंज्यूमर हूं बट मुझे लीगल चीजें कुछ नहीं आती है, लिखा पढ़ी नहीं आती है। कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कैसे फाइल करूं, क्या लिखूं? ठीक है, मुझे नहीं आता ये चीज है, तो मेरे बदले मेरा एक लीगल लॉयर जो है या कोई एनजीओ है जो बिना पैसे के मुझे मदद करने तैयार है, वो भी मेरे बदले कंप्लेन फाइल कर सकता है। मेरे दोस्त, वो भी कर सकता है। तो हु कैन फाइल अ कंप्लेन? सबसे पहले तो कंज्यूमर खुद जाके कंप्लेन फाइल कर सकता है, ये तो ऑब्वियस है। उसके अलावा कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन है, बहुत सारे कंज्यूमर एसोसिएशंस है जो कंज्यूमर्स की मदद के लिए बनाए गए हैं। मुझे नहीं आता है कंप्लेन फाइल करना, मुझे लीगल चीजें नहीं समझते, ये कंज्यूमर एसोसिएशंस के पास जाके मैं अपना केस बताकर इनको मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि आप मेरे बदले कंप्लेन फाइल करिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है इन केस ऑफ सेफ्टी इश्यूज, इन केस ऑफ हजार्डियस प्रोडक्ट्स, वो लोग भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। हम मान के चलिए कि पूरे एयरप्लेन में जो भी लोग जा रहे थे सबको दिक्कत आई। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर 200 लोग थे उस एयरप्लेन में तो सबको जाके कंप्लेंट फाइल करनी है। 2 व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव बन के बाकी 198 लोगों के खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। मतलब हम लोग 200 लोग हैं, ठीक है, तो 200 लोग को कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। हम 200 लोग के बदले रिप्रेजेंटेटिव बन के भी वहां पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट इज एनी लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज कंज्यूमर। हम मान के चलिए कि एक्सीडेंट हो गया और वो कंज्यूमर को ही कुछ हो गया। बहुत बार ऐसे होता है कि गैस सिलेंडर्स में डेफिशिएंसी की वजह से या अप्रोप्रिएटली उसको रखा नहीं गया, बनाया नहीं गया, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो गए तो कंज्यूमर की ही डेथ हो गई, तो क्या? तो उसका कोई रिलेटिव, ठीक है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, उसका बच्चा, बेटा, बेटी, हस्बैंड, वाइफ, मम्मी, पापा, ये लोग भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लेन किसके खिलाफ, अगेंस्ट whom द कंप्लेन कैन बी फाइल्ड? या तो वो गुड्स का मैन्युफैक्चरर है, सेलर है, डीलर है, जो गुड्स आपने खरीदे। अब मान के चलो मैंने गुड्स खरीदे एक शॉप से, तो शॉपकीपर के खिलाफ। अब वो बोलेगा मैंने थोड़ी बनाया, अरे लेकिन बेचा तो आपने ना, पैसे तो आपने लिए ना, तो आपके खिलाफ। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी कंप्लेंट फाइल हो सकता है, अगर कोई डीलर है तो भी कंप्लेंट फाइल हो सकता है। उसके अलावा वो सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विस आपको दे रहा है। ठीक है, जैसे अगर एक होटल है, होटल में खाना अगर बासी है या वो खाना अप्रोप्रिएट क्वालिटी का नहीं है, तो होटल ओनर के ऊपर कंप्लेंट फाइल हो सकता है। तो सर्विस प्रोवाइडर पे भी कंप्लेंट फाइल हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपको यहाँ पे बताए गए हैं टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कंज्यूमर कौन है, किन के खिलाफ कंप्लेंट फाइल हो सकता है, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है और कैसे, किधर, कब ये कंप्लेंट फाइल हो सकती है। अब अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड एज ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बार बार लगातार बोल रही हूँ कि 3 टियर रिड्रेसल फोरम हमने बनाई है। तो क्या है ये 3 टियर रिड्रेसल फोरम? देखिए, सबसे पहली चीज बेटा यहाँ पे है कि ये जो आपके कंज्यूमर्स है, ठीक है, अगर एज ए कंज्यूमर आपने जो भी गुड्स और सर्विसेज खरीदी है उसकी वैल्यू अप टू 20 लाख रुपीस है, एनीथिंग लेस देन 20 लाख रुपीस, तो आपकी कंप्लेंट डायरेक्टली किधर जाएगी? डिस्ट्रिक्ट फोरम पे जाएगी। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन है, कौन कंप्लेंट सुनेगा, कैसे कंप्लेंट प्रोसीड होगी, ये हमें जानना है। ये डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होते हैं एंड 2 अदर मेंबर्स। ठीक है, मतलब मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम में बेसिकली कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल में 3 मेंबर्स होते हैं, एक प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स। जो प्रेसिडेंट है मैंडेटरीली रिटायर्ड या तो वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होने चाहिए। अरे जज है तभी तो कंप्लेंट सुन पाएंगे, तभी तो सही डिसीजन दे पाएंगे, तभी तो जस्टिस सर्व कर पाएंगे। तो रिटायर्ड जज है तो भी चलेगा, करेंटली वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो भी चलेगा।
ठीक है। तो रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और ये जो तीनों मेंबर्स है, इसको आप, मैं, कोई बिजनेस अपॉइंट नहीं करता, इसको अपॉइंट कौन करता है? तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, उस स्टेट की गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट फोरम के लिए ये जजेस और दोनों बाकी जो मेंबर्स है उनको वो लोग अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो कंप्लेंट्स कौन सुनेगा? ये तीनों मेंबर्स मिलकर आपकी कंप्लेंट्स को सुनेंगे, राइट। कंप्लेंट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसकी वैल्यू मैक्सिमम 20 लाख से उससे कम है, तब ये डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाता है। उससे ज्यादा हो गई तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में नहीं जाएगी, ये सीधा फिर स्टेट कमीशन में जाएगी। ठीक है, द एजेंसी सेंड्स द गुड्स फॉर टेस्टिंग अगर रिक्वायर्ड है एंड गिव्स डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द लेबोरेटरी रिपोर्ट। अब मैंने अगर कोई प्रोडक्ट है, खाने पीने की चीज है, उसके खिलाफ कंप्लेन की, या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, या मान के चलो गोल्ड प्योरिटी है, उसके खिलाफ कंप्लेन की, तो इसको अगर टेस्टिंग के रिक्वायर्ड है तो ये एजेंसी डिसाइड करती है। ठीक है, मेंबर्स डिसाइड करते हैं, अगर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो टेस्टिंग के लिए चीज को भेजी जाती है। लेबोरेटरी से टेस्टिंग के बाद जो भी रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे जजमेंट को सुनाया जाता है। अब मान के चलो आप एग्रीव पार्टी हो। एग्रीव पार्टी मतलब कौन? जिसने ये कंप्लेंट फाइल की है। जैसे मैंने ये कंप्लेंट फाइल की है तो मैं एग्रीव पार्टी हूं, मैं जाकर कह रही हूं कि मुझे नुकसान हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम ने जो डिसीजन सुनाया, जो जजमेंट सुनाया, मैं उससे नाखुश हूं, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो क्या फिर भी मान के लेना है? ऐसा नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जाके स्टेट कमीशन में ये वापस अपील कर सकते हो विद इन 30 डेज। मतलब आज जजमेंट सुनाया, मैं अगर आज ये जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो 30 दिन का समय है मेरे पास। 30 दिन तक मैं हायर अथॉरिटी स्टेट कमीशन पे जाके कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ कि देखिए ये मेरी कंप्लेंट है, ये जजमेंट है, मैं इससे नाखुश हूँ, मुझे ये चीज चाहिए थी और मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, मैं जाके ये स्टेट कमीशन में री कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ, बट 30 दिन के अंदर। ठीक है, तो उससे हायर, मतलब यहाँ पे अगर मैं रिड्रेसल फोरम की बात करूं तो सबसे नीचे आता है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम से हायर अथॉरिटी कौन है? तो वो है आपका स्टेट कमीशन। ठीक है, कौन है? तो आपका वो है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन से हायर अथॉरिटी कौन है? तो वो है बेटा आपका नेशनल कमीशन। ठीक है, नेशनल कमीशन से भी एक हायर अथॉरिटी जो कि आपकी मोस्ट सुप्रीम अथॉरिटी है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। इसके ऊपर कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऑलवेज हैज टू बी फुल एंड फाइनल, याद रखना। ठीक है, सेकंड जो है दैट इज स्टेट कमीशन। यहां पे भी एक प्रेसिडेंट है, 2 अदर मेंबर्स है। जो भी प्रेसिडेंट है हैज टू बी रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में वर्किंग या रिटायर्ड जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, यहाँ पे वर्किंग या रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट है। अगेन इसको कौन अपॉइंट करता है? तो आपकी स्टेट की गवर्नमेंट। कोई भी कंप्लेंट जो 20 लाख से एक्सीड करती है अप टू 1 करोड़, उसकी कंप्लेंट जाती है डायरेक्टली स्टेट कमीशन में। वापस कंप्लेंट आने के बाद अगर लगता है कि कोई भी गुड्स की टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो उसको भेजा जाता है और उसके रिपोर्ट के मुताबिक डिसीजन दिया जाता है। अगर आप ये डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन में, जो उससे हायर अथॉरिटी है, विद इन 30 डेज यहां पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन में क्या डिफरेंस है? डिस्ट्रिक्ट फोरम में गुड्स और सर्विसेज अप टू 20 लाख की कंप्लेंट जाती है, 20 लाख से ऊपर की वैल्यू है अप टू 1 करोड़ तो स्टेट कमीशन में जाएगी। दोनों में 3-3 मेंबर्स है, बट डिस्ट्रिक्ट फोरम के जो प्रेसिडेंट है हैज टू बी अ वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। स्टेट कमीशन के जो प्रेसिडेंट है हैज टू बी अ वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट। दोनों के मेंबर्स को स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। दोनों प्रोसेस सेम यूज करते हैं, पहले गुड्स देखते हैं, टेस्टिंग जरूरत है तो लेबोरेटरी में जाता है, उसके रिपोर्ट पे जजमेंट आता है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में जजमेंट आया, ना खुश हो, स्टेट कमीशन के पास आओ। स्टेट कमीशन में अगर जजमेंट आया, ना खुश हो, तो नेशनल कमीशन के पास आप जा सकते हो। अब ये जो नेशनल कमीशन है बच्चा, देखिए डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ये दोनों तो स्टेट लेवल पे काम कर रहे थे, ठीक है, मतलब स्टेट वाइज थे। नेशनल कमीशन जो है वो कंट्री लेवल पे काम करता है। पूरे कंट्री का एक नेशनल कमीशन होता है मेरे दोस्त, और इसीलिए यहाँ पे एक प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर्स है। हर जगह प्रेसिडेंट 2 लिख के मत आना, वहां पे 1-2-1-2, यहाँ पे 1
4 अदर मेंबर्स। आउट ऑफ द 4 मेंबर्स एक वुमेन का होना कंपलसरी है, ठीक है। प्रेसिडेंट मेन हो या वुमेन हो फर्क नहीं पड़ता, बट 4 मेंबर्स में से एक वुमेन का होना जरूरी है। अब यहाँ पे इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं या 4 अदर मेंबर्स जो होते हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है, तो भाई यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, क्योंकि ये जो है कंट्री लेवल पे है, स्टेट लेवल पे नहीं है। कोई भी गुड जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है उसका केस डायरेक्टली नेशनल कमीशन में जाता है। अगेन सेम प्रोसेस है, अगर टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है तो टेस्टिंग के लिए जाएगा और अकॉर्डिंगली जजमेंट को सुनाया जाएगा। यहां पे भी सेटिस्फाइड नहीं हो मेरे दोस्त, तो लास्ट ऑप्शन बचता है, दैट इज द मोस्ट सुप्रीम अथॉरिटी इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी, जो कि है आपका सुप्रीम कोर्ट। 30 डेज के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अब बच्चा बोलता है मैम अगर सुप्रीम कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं है फिर कोई ऑप्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो है उनका डिसीजन फुल एंड फाइनल होता है, दे आर द मोस्ट सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी इन द कंट्री, उसके ऊपर कोई नहीं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, उसके बाद नेशनल, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1+2 प्रेसिडेंट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड या तो वर्किंग जज हो सकता है, अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। 20 लाख तक के गुड्स या सर्विसेज की कंप्लेंट जाते हैं। स्टेट कमीशन की अगर बात करें, गुड्स मोर देन 20 लाख अप टू 1 करोड़ उनकी कंप्लेंट वहां पे जाती है। अगेन 1+2 मेंबर्स, प्रेसिडेंट जो है वर्किंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। उसके बाद आता है नेशनल कमीशन, यहाँ पे याद रखना 1+4 है, आउट ऑफ 4 1 शुड बी अ विमेन। इनको कौन अपॉइंट करता है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है। कोई भी गुड जिसकी वैल्यू मोर देन 1 करोड़ है वो नेशनल कमीशन के पास जाता है। नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो लास्ट ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट, विच इज द टॉप मोस्ट अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी इन इंडिया, राइट। तो यहीं पे ये जो चैप्टर है आपका खत्म होता है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं घूम फिर कर आते हैं। फर्स्ट जो थे वो थे राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड दूसरा जो है दैट इज अ रिड्रेसल फोरम, ठीक है। 2 चैप्टर ही बहुत छोटा सिंपल स्वीट है, स्कोरिंग चैप्टर है। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था जो मुझे मदद करेगा ये जानने में कि आपको चैप्टर समझाए, तो उसका आंसर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में देना। और यहाँ पे जो हमारा बीएससी का सिलेबस है वो भी होता है खत्म। अब सिलेबस करने के बाद आगे आप क्या चाहते हो, क्या आप 1 शॉट रिविजन चाहते हो, क्या आप सैंपल पेपर्स चाहते हो, क्या आप PYQ चाहते हो, क्या बहुत सारी केस सीरीज चाहते हो, कि आप ऑल रिवीजन इन 1 टाइम चाहते हो, ये भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि उसी हिसाब से हम आगे के वीडियोस आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। बट अभी के लिए यहीं पे बाय बाय।